इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्य खंड का 5वां पाठ पंचवटी, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और ये इस चैप्टर का चौथा पाठ है। पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पाठ को 7वें पद से। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो इसके सभी पदों के लिए सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। अब इस 7वें पद के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो प्रसंग पहले व्याख्या, उसके बाद ही प्रसंग लिखना बेटर होता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। तो गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से अर्थात ओस की बूंदों के कणों से, तो यही प्रकृति की ओस की बूंदों के माध्यम से हस्ती हर्षित होती है, अर्थात अपनी प्रसन्नता प्रकट और वेदना की स्थिति में आत्मीय बनकर रोती है, अर्थात आंसू बहाती है, आंसू बहाती प्रतीत होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है यानी कि उन्हीं तुहिन कणों से अर्थात ओस रूपी बूंदों के माध्यम से हस्ती हर्षित होती है, हंसती हुई प्रतीत होती है, अर्थात प्रसन्नता प्रकट करती है, और वेदना अर्थात दुख की स्थिति में अति आत्मीय बनकर रोती है, अर्थात आंसू बहाती है। किसके माध्यम से? ओस की बूंदों के माध्यम से। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। तो लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति अनजानी भूलों पर अर्थात जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए भी अदय दंड अर्थात कठोर दंड देती है, और कभी कभी पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, और कभी कभी सदैव भाव से अर्थात दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों सा अर्थात बच्चों के जैसे, बच्चों के समान सेती है, अर्थात सेवा करती है। अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद, छंद मात्रिक छंद है, रोती है, होती है, देती है, सेती है, और शैली इसमें भावात्मक शैली है, क्योंकि सोच रहे हैं, सोचना अर्थात भावना करना, तो भावात्मक शैली है। इसमें श्रृंगार रस है और शांत रस भी है इसमें। तो सभी पदों में शांत रस तो है ही, साथ ही इसमें श्रृंगार रस भी है। अब बात करते हैं अलंकार की। तो देखिए सरल तरल र और ल दोनों में ही पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों वर्णों की र और ल। हस्ती हर्षित दोनों में, बल्कि चारों में ही है, हस्ती हर्षित होती है, चारों में ही ह वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। अति आत्मीया अर्थात इसमें भी अ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए सा आ रहा है, बच्चों सा, तो ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द सा है, तो इसमें तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आप देखते हैं 8वें पद को। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचित हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो संदर्भ सभी पदों में सेम संदर्भ आप यूज करेंगे, और प्रसंग बाद में, पहले व्याख्या। तो गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 13 वर्ष बीत चुके हैं,
फिर भी लग रहा है मानो, अर्थात लग रहा है मानो कल की ही बात हो, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर चुके, वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। वन को आते देख हमें जब अचित हुए थे तात, तात अर्थात पिताश्री। जब हम इस वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताश्री कैसे दुखी थे, आर्त अर्थात दुखी, और अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब बस वह समय निकट ही है, अर्थात वनवास की अवधि बीतने भी वाली है। जब अवधि पूर्ण होगी वन की, अर्थात वनवास की अवधि पूर्ण होने ही वाली है। मात्र कुछ समय निकट ही, अर्थात कुछ समय शेष है जब हम अयोध्या लौट जाएंगे। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम और सीता जी की सेवा कर जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, वह उस राजभवन के समृद्ध वातावरण में कहाँ से मिलता। अर्थात मुझे भ्रातृ भक्ति रूपी का जो यह सर्वश्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है, इससे बढ़कर किस धन की। किंतु जो भी प्राप्त होगी इस जन को, अर्थात मुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा वो इस धन से, कौन से धन की बात हो रही है, भ्रातृ भक्ति रूपी जो सर्वश्रेष्ठ और महान धन यहाँ वनवास में मुझे मिला है, इस धन को, यह धन मुझे और कहाँ प्राप्त होगा, और इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है। तो ये था 8वां पद। अब देखते हैं प्रसंग। तो पंचवटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं और इस पद्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो इसमें भाषा खड़ी बोली भाषा है, और गुण प्रसाद, छंद मात्रिक छंद है, बात तात बन की धन की, और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, शैली प्रबंध शैली है या भावात्मक शैली है, और रस इसमें शांत रस है। अब बात करते हैं अलंकार की। मानो कल की बात में मानो बोधक शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9वें पद को। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकुप लोकोपकार का हमें न इससे होगी शोक, पर अपना हित आप ही क्या, आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। तो संदर्भ सेम रहेगा जैसा कि सभी पदों में बताया था मैंने आपको। अब बात करते हैं प्रसंग। तो बाद में प्रसंग, पहले व्याख्या। तो गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास के इस अवधि की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या लौट जाएंगे, तब आर्य श्री राम को राज्यभार अर्थात राजकाज देखना पड़ेगा, और इच्छा ना होते हुए भी प्रजा के हित के लिए राज्य का कार्यभार संभालना होगा। प्रजार्थ हित यानी कि प्रजा के हित के लिए राज्य का राजकाज का कार्यभार संभालना पड़ेगा, और प्रजा के हित के चिंतन में व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और प्रजा के हित के चिंतन में उनकी व्यस्तताएं इतनी हो जाएंगी कि हम सबको भी भूलने के लिए मानो भूल जाएंगे। विसारना अर्थात भूल जाना, तो विवश होकर हमें भूल जाएंगे हम सबको। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगी शोक, लेकिन हमें इसका दुख नहीं होगा, हमें इसका शोक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकोपकार अर्थात लोगों के उपकार के लिए ही विवश होकर कार्य करेंगे, विवशता पूर्वक वे कार्य करेंगे। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि एक बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित क्यों नहीं कर सकते। अपना हित आप नहीं क्या अर्थात अपना हित स्वयं क्यों नहीं कर सकते। यह नरलोक, नरलोक यानी कि यह लोग, नरलोक अपना काम स्वयं क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए राजा पर निर्भर होना आवश्यक है। यदि सभी अपना और दूसरों की
भला स्वयं करने लगे तो ये संसार नरलोक लोक अर्थात संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। तो इसी के साथ ही 9वें पद की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण जी के उन विचारों का व्यक्त किया है जिससे वे सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने पर जब वे प्रजा के हित के लिए कार्यभार संभालेंगे तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। सबसे पहले भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली भावात्मक शैली है क्योंकि भाव रहे हैं, सोच रहे हैं। गुण इसमें प्रसाद है, रस शांत रस है, छंद मात्रिक छंद है, धारेंगे विसारेंगे शोक लोक, तो ये सारे मात्रिक छंद है। अब अलंकार की बात करते हैं। राज्यभार विचार लोकोपकार, तीनों में ही र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर और ये पार्ट पूरा होता है। होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।